नमस्कार। हम आज की इस क्लास में 3D ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों, आपने कक्षा 11 तक केवल और केवल 2D ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन किया। उस 2D ज्योमेट्री में एक समतल में यदि कोई बिंदु है तो उस बिंदु के बारे में हमने अध्ययन किया था कि यदि हमारे पास किसी बिंदु की कोटि या भुज है, तो भुज या कोटि है, तो हम उस बिंदु को व्यक्त कर सकते थे, उस बिंदु की स्थिति को व्यक्त करते थे और उस बिंदु की स्थिति को हम क्रमिक युग्म रूप में x और y के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं 3D की। तो 3D का देखो उदय कैसे हुआ, ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी है 1 मिनट की, वो बताता हूँ। देखो, हमारे पास एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे रेने डिकार्टेज। उनके मन में विचार आया कि यदि मेरे पास कोई अंतरिक्ष में एक कोई बिंदु है तो उस बिंदु की स्थिति को मैं किस प्रकार से व्यक्त करूं। तो वो एक दिन एक कमरे में बैठे थे और उस कमरे में एक मक्खी उड़ रही थी। तो उस मक्खी की जो स्थिति थी, उन्होंने उस कमरे की 2 संलग्न दीवारों और छत के सापेक्ष व्यक्त किया था और इसी के फलस्वरूप हमारे पास ठोस निर्देशांक ज्यामिति का उदय हुआ, जिसको हम 3D या त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। बच्चों, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में या 3D ज्योमेट्री में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, एक जेड अक्ष होता है और ये तीनों एक्सिस परस्पर लंबवत होते हैं। ये तीनों एक्सिस परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात 3D की नॉर्मली रूप से। अब यदि मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक बिंदु है P 3D में, जिसके निर्देशांक को मैं x, y और z से निरूपित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 एक्सिस है, तो इस बिंदु की इन तीनों एक्सिस के सापेक्ष जो स्थिति बन रही है उससे निरूपित कर रहा हूं। पहला x अक्ष की स्थिति को निरूपित बताएगा, दूसरा y अक्ष और तीसरा z अक्ष से इसकी स्थिति को बताता है। अब मान लेते हैं मैं इस बिंदु P को यदि मूल बिंदु O से मिलाता हूं तो ये एक रेखा बनी OP। ठीक है, यदि मैं इसकी दिशा O से P की तरफ करता हूं तो ये एक सदिश बना OP सदिश। ठीक है बच्चों, अब कहानी आती है कि यदि मेरे पास त्रिविमीय ज्यामिति में 3D ज्योमेट्री में यदि मेरे पास एक रेखा है तो उस रेखा की दिक्कोजय कैसे ज्ञात करें। तो देखो, किसी रेखा की दिक्कोजय मान लेते हैं ये जो OP सदिश है, ये है OP सदिश x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में धनात्मक दिशा में अल्फा कोण, y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा कोण और z अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में गामा कोण बनाता है। ठीक है, OP सदिश x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा, बीटा और यदि गामा कोण बनाता है और ये है हमेशा जो कोण है वो 0 से लेके पाई तक इनकी लिमिट है। यदि मैं इन कोणों से कोस अल्फा, कोस बीटा या कोस गामा निकालता हूं तो यह उस रेखा की दिक्कोजय कहलाती है। यह कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा उस रेखा की दिक्कोजय कहलाती है और इन दिक्कोजयों को मैं L से, कोस अल्फा को L से, कोस बीटा को M से और कोस गामा को मैं N से निरूपित करता हूं। अब देखो, ये जो दिक्कोजय आई, इन दिक्कोजयों के मध्य में संबंध भी होता है। क्या संबंध होता है? यदि इनके वर्गों का मैं योग करता हूं तो यह योग हमेशा 1 के बराबर आता है। यह योग हमेशा क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि यदि मेरे पास कोई रेखा है, वह रेखा x अक्ष के साथ इतने डिग्री का कोण, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो उस रेखा की दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे दिक्कोजय ज्ञात करेंगे? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा करके हम उस रेखा की दिक्कोजय ज्ञात कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किन्हीं हमारे पास रेखा है, जो रेखा है उस रेखा की कोई 2 दिक्कोजय हमें दे दी गई है
और तीसरी दिक्कोजय से पूछा आता है कि उसका एंगल ज्ञात कीजिए, तो वो कहीं से ज्ञात हो जाएगा, यहां से वो ज्ञात हम कर सकते हैं। अब कहानी आती है कि यदि मेरे पास कोई रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हो, तो उस कंडीशन में उस रेखा की मैं दिक्कोजय कैसे ज्ञात करूं। तो देखो ये बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन। मान लेते हैं कोई रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात ए, बी और सी है। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि दिक् अनुपात क्या होता है, कि यदि मेरे पास कोई एक रेखा है, यदि उस रेखा के दिक्कोजय L, M, N किन्हीं तीन संख्याओं के यदि समानुपाती हैं, तो वह तीनों संख्याएं उस रेखा की दिक् अनुपात कहलाता है। उनको हम दिक् अनुपात को हम दिक् संख्याएं भी बोल सकते हैं। तो रेखा के दिक् अनुपात A, B और C हैं, तो ये समानुपाती होते हैं किसके, इनकी दिक्कोजयों के। तो L समानुपाती होगा A, M समानुपाती हो गया हमारे पास B के, और N समानुपाती हो गया किसके, C के। यदि मैं यहां से समानुपाती साइन हटाता हूं और इक्वल में लाता हूं, तो यहां मैं किसी एक स्थिरांक का उपयोग करूंगा। वो क्या हो गया, L बराबर हो गया KA, M बराबर हो गया हमारे पास KB और N बराबर हो गया हमारे पास यहां से KC। ठीक है बच्चों। अब यदि मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं, तो हमें पता है कि इन दिक्कोजयों के मध्य जो दिक्कोजय L, M, N है, इनके मध्य संबंध क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। ठीक है। यहां से मैं K देखूं, तो देखो K बराबर, यहां से यदि हम K ज्ञात करते हैं तो K बराबर क्या आ गया, L अपॉन A। यहां से भी K बराबर क्या आ गया, M अपॉन B, और यहां से भी K बराबर क्या आ चुका है, N अपॉन C। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L अपॉन A बराबर होगा M अपॉन B बराबर होगा N अपॉन C, और ये किसके बराबर होगा, K, क्योंकि ये किसके मान है, सब K के मान। अब कहानी आती है कि ये दो दिक्कोजय दे रखी हैं, यदि इन दिक्कोजयों को मैं यहां रखता हूं, यदि मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास मान क्या आएगा, देखो जरा यहां से, यदि M, L और N का मान इस संबंध में रखते हैं, तो इस संबंध में रखेंगे तो यहां से आएगा K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस B, K स्क्वायर इंटू B स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 1। यहां से K स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 1। यहां से K स्क्वायर बराबर देखूं तो 1 अपॉन क्या आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहां से केवल और K ज्ञात करें तो K बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन की रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस यहां से आ चुका है हमारे पास C स्क्वायर। यदि यही मान मैं पुनः यहां रख दूं, चाहे आप यहां रख दो, कहीं पे भी रख दो, यहां से देखें तो हमारे पास L का मान क्या आ जाएगा, यहां से देखें तो L बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर आया कि प्लस माइनस A अपॉन, अब K का मान पुट करते हैं तो K का मान आएगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M का मान आया मेरे पास यहां से प्लस माइनस B अपॉन, देखो यहां से B है और K का मान पुट करते हैं तो रूट क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N बराबर यहां से क्या आ जाएगा, यहां हम K का मान पुट करते हैं तो प्लस माइनस C अपॉन की रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास कोई एक रेखा है, उस रेखा के दिक् अनुपात यदि मेरे पास दिए गए हैं A, B और C दे रखे हैं, तो उन दिक् अनुपातों से मैं उस रेखा की दिक्कोजय भी ज्ञात कर सकता हूं। और दिक्कोजय, सबसे पहले दिक्कोजय क्या है, L बराबर प्लस माइनस A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। दूसरी दिक्कोजय क्या आई, M बराबर प्लस माइनस B अपॉन की रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तीसरी दिक्कोजय क्या आई, N बराबर प्लस माइनस C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये तो बात हुई हमारे पास, यदि हमारे पास कोई एक रेखा दे रखी है, ठीक है, उस रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में
उन दिक् अनुपातों से दिक्कोजय कैसे ज्ञात करें। अब हम बात करते हैं हमारे पास कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा है। अब हम बात करेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजय। मान लेते हैं 3D में हमारे पास कोई दो बिंदु, ये बिंदु P है और ये बिंदु हमारे पास Q है। बिंदु P के निर्देशांक x1, y1, z1 और बिंदु Q के निर्देशांक x2, y2 और क्या आएगा z2। यदि मैं इन दोनों रेखाओं को मिलाऊं तो दोनों बिंदुओं को मिलाऊं तो दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास क्या रेखा बनी, PQ। मान लेते हैं इसकी दिशा P से किसकी तरफ है, Q की तरफ है। तो P से Q की तरफ है तो ये हमारे पास एक सदिश बना, और सदिश कैसे बना, PQ सदिश। तो यहां से यदि मैं PQ सदिश के दिक् अनुपात निकालूं तो दिक् अनुपात हमेशा इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों का अंतर ही होता है। दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों का क्या होगा, अंतर होगा। और ये क्यों होता है, ये हम जो हमारे पास एक्सरसाइज है 13.2 उसमें जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आपको ध्यान रखना है। तो देखो PQ सदिश के यदि मैं दिक् अनुपात देखूं तो इसके दिक् अनुपात क्या होगा, इसके दिक् अनुपात होते हैं इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों का अंतर। तो इनके दिक् अनुपात आएगा, पहला दिक् अनुपात आता है x2 - x1, दूसरा जो दिक् अनुपात आएगा वह क्या आएगा y2 - y1, और तीसरा जो दिक् अनुपात आता है वो आएगा z2 - z1। अब यदि ये हमारे पास दिक् अनुपात आ गए हैं तो अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास यदि कोई एक रेखा है तो उस रेखा के यदि हमारे पास दिक् अनुपात है तो उन दिक् अनुपातों से हम उस रेखा की दिक्कोजय कैसे ज्ञात करें। तो अब हम हमारे पास इस रेखा के दिक् अनुपात आ चुके हैं तो इसलिए हम इसके दिक्कोजय भी ज्ञात कर सकते हैं। दिक्कोजय क्या हो जाएगी, पहली दिक्कोजय किससे रिलेटेड करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, L से। वो क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस, सबसे पहले A आता है, A की जगह क्या है x2 - x1, तो यहाँ हो जाएगा x2 - x1 अपॉन, और रूट में क्या आता था कि a² + b² + c²। A की जगह ये, B की जगह ये और C की जगह ये, क्या आएगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं दूसरी दिक्कोजय की। m बराबर क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस वही कहानी कि y2 - y1 अपॉन क्या आएगा कि रूट, वही कहानी चलती रहेगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में यदि हम तीसरी दिक्कोजय ज्ञात करते हैं तो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्लस माइनस z2 - z1 अपॉन यहां से आया कि रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस यहां से आ चुका है z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस क्लास में ये पढ़ा कि हमने 3D का किस प्रकार से उदय हुआ, और यदि हमारे पास उस 3D में एक कोई रेखा है या एक कोई बिंदु है तो उस बिंदु के यदि हमें दिक् अनुपात पता है तो उस बिंदु से हम उसकी दिक्कोजय कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये भी पढ़ा कि उसकी दिक्कोजय कैसे ज्ञात करें, फिर दिक् अनुपात दे रखे हैं तो दिक्कोजय कैसे ज्ञात करें। फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे पास यदि कोई दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो अंतरिक्ष में या स्पेस में या हम कहें 3D में, तो उस कंडीशन में हम दिक्कोजय कैसे ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, पढ़ाई गई चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप मेरे वीडियो को या मेरी वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।